तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है हमारे इस बैक बेंचेस की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे हमने अभी तक टीएस गिरेवाल के पार्ट 1 की वीडियो कर ली थी जिसमें हमने ये बताया था कि कुछ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे थे पिछले क्लास में, कुछ एमसीक्यूज देखे थे और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लिए थे। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स अब हम देखेंगे। देखो ये चीज़ें सेम आपके एग्ज़ाम में उठ के आ जाती है, तो इसको ध्यान से देखना बिल्कुल। और रटना नहीं है। देखो, रटने से कुछ नहीं होगा, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं ज़िंदगी में। कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में समझो कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। उसके अगर आपने वो समझ लिया ना, तो आपको कभी अकाउंट्स में दिक्कत आएगी नहीं। आप ईज़ी वे में कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो। देखो, चालू करते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ। देखो, सबसे पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग जो मेजर करता है वो ही ट्रांजैक्शन को मेजर करता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है। इकोनॉमिक इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो और वो इवेंट हो कोई। तो यहाँ पर सिंपल सा है, मॉनिटरी यूनिट्स। मतलब मॉनेटरी यूनिट्स में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को मेजर करता है। अगला देखते हैं। डैश स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है वहां से क्या स्टार्ट होता है? मैं आपको बता के थक गया कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग चालू होती है। कहते हैं ना, जहां पर तू सोचना बंद करेगा वहां से मेरी सोच चालू होगी। तो वही डायलॉग इस पे सेम अप्लाई होता है। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी वहीं से अकाउंटिंग चालू होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन मतलब जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में वो किसके आधार पे होती है? वो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बेस में होती है। मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी तभी तो वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब तक वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो ये उसके बेसिस पे होती है। ठीक है। आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। किस ऑर्डर में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए? देखो, ये शायद मैंने आपको जब एनसीईआरटी वाला कराया था तो भी मैंने बताया था कि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद डैश एंड एंड विद डैश। देखो, वही चीज़ें बार बार घूम घूम के आ रही है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ कम से कम कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, ये सब सारे स्टेप्स घूम घूम के वापसी आ रहे हैं। लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग से हम हमारी अकाउंटिंग चालू होती है और कम्युनिकेशन पे ख़त्म होती है। कम्युनिकेटिंग पे ख़त्म हो जाती है। देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने जब आपको एनसीईआरटी के कराए थे तो भी मैंने आपको ये सब बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो टू एस शो द बेटर पोजीशन देन व्हाट इज एक्चुअली इज कॉल्ड। देखो, मैंने आपको शुरुआती क्लास में एक बात बताई थी कि अकाउंट्स अकाउंट्स की लिमिटेशन में है कि अकाउंट्स को हम विंडो ड्रेस कर सकते हैं। विंडो ड्रेस का मतलब ये नहीं होता खिड़की के आगे कपड़े बदलना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेल बढ़ानी है, एक सेल की एंट्री पास कर दो। आपको प्रॉफिट कम करना है, कोई परचेज एसेट बुक कर लो और आउटफ्लो दिखा दो। अपने 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 फंड्स का आउटफ्लो दिखा दो। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं मैन्यू विच इज एक्चुअली कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रेलिवेंट इफ इट इज। इंफॉर्मेशन कब रेलिवेंट मानी जाती है? जब वो फ्री फ्रॉम बायसनेस हो। फ्री फ्रॉम, ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्री फ्रॉम बायसनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। याद करो मम्मी वाला एग्जांपल। मम्मी दोनों बेटों के लिए ठीक है, मतलब दोनों बेटों के लिए सेम है ना, वो इसमें अंतर करती ना वो इसमें अंतर करती, तो वो दोनों सेम है, दोनों बेटों के लिए सेम है। ठीक है।
इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर डैश ऑफ बिजनेस एंटिटी। मतलब इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं हमारी क्या बोलते हैं इसके इंटरनल यूजर कौन कौन होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय लिख सकते हो, या फिर आप मैनेजमेंट लिख सकते हो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कि आपके डायरेक्टर लिख सकते हो, जो भी आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इंटरनल यूजर्स में ये अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कोई प्री डिटरमाइंड आंसर नहीं है। आप अपने लॉजिक्स के हिसाब से चलते हो, और अगर आप लॉजिकली ठीक हो तो आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस डैश इज प्रिपेयर्ड। मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए क्या हम बनाते हैं। भैया हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी पोजीशन पता लगा पाए। तो पोजीशन पता लगाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट से ही तो हम अपनी पोजीशन पता लगाते हैं ना। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज इंक्लूड रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी। वही वही मेमोरी टेक्निक घूम के आ गई। रेलिवेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कंपेयर करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन नहीं, रेलिवेंट, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। सॉरी सॉरी, ये आपका गलत मैंने लिख दिया। कम्युनिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। रेलिवेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कंपेयर करते हैं। अकाउंट का करेक्टर बहुत ही रिलायबल होता है, रेलिवेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कंपेयर करते हैं। याद आ गया। तो ऐसे आपको याद करना है, बार बार आपको ये चीज़ें बोलनी है, याद करनी है, तो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगी ये चीज़ें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय डैश अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट को कौन से अकाउंटिंग डिटरमाइन करती है। मैं आपको अभी बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी कॉस्ट को डिटरमाइन करने का काम करती है। अभी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो करती है। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड बाय डैश अकाउंटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना किस अकाउंटिंग का काम होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, ये सब बनाते हैं। आपको सारे लॉजिक के साथ पता चलेगा जब आप सारे लेक्चर कर लोगे। डैश आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब किस बेस पे, मतलब उस किस बेस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला बेस क्या है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वाउचर्स। वाउचर्स जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वाउचर्स बनते हैं, फिर उसकी जर्नल बनती है, फिर उस जर्नल को लेजर में पोस्ट किया जाता है, फिर ट्रायल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। ये सब पूरा प्रोसेस होता है। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको लिखवाया हुआ है, उसमें जाके देखना आप। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश एंड डैश। तो बैलेंस शीट में हम हमारा क्या क्या होता है भैया। बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स होती है एंड लायबिलिटीज़ होती है। हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन ही तो होती है बैलेंस शीट में, तो वही है आंसर। ठीक है, द बुक्स वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इज टर्म्स एज। मतलब वो कौन सी बुक्स में है जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करते हैं, जर्नल बना के हम कहीं लेकर जाते हैं, क्या वो जगह है, लेजर। हमने जर्नल बना लिया, हर एक ट्रांजैक्शन का हमने जर्नल बना लिया। अब उस ट्रांजैक्शन को उसके पर्टिकुलर हेड्स में भी तो भेजोगे, सेल की सेल में, परचेज की परचेज में, या कोई कैपिटल की कैपिटल अकाउंट में, ये सारी तो भेजोगे ना। तो उसी को हम लेजर बोलते हैं। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज। मतलब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम क्या है। उसका नाम जाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। रिश्ता वही, सोच नहीं, इनकम स्टेटमेंट। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं या हम इसको इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म हो चुका है। अब हम मूव करते हैं हमारे
शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, पहला, गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो घूम फिर के वही बात, मीनिंग। सबसे पहला लेक्चर में एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम क्या क्या करते हैं, प्राइम उसको क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटेट, कम्युनिकेट, सेम पूरी चीज़ वही, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है सबसे पहले तो, और रिकॉर्ड करती है। देखो आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो, समराइज करना, एनालाइज करना, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसमें इसमें तो सिर्फ दो पूछा है, हम तो बहुत सारे बता सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द कॉमर्स विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। भैया बुक कीपिंग, जाहिर सी बात है, बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, अब ये कहाँ भाग गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिफाइन करो बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन इसने दे रखी है। ठीक है, अब ये फंक्शंस बोल रहा है, बुक कीपिंग के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ बुक कीपिंग इज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन द मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। वही सिंपल फंक्शंस इसने बता दिए कि क्या क्या हमारे फंक्शंस होते हैं बुक कीपिंग के। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 6 देखते हैं, एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पूछा, बताओ। हम यहाँ पढ़ पढ़ के थक गए, हमसे इतने सिंपल सवाल पूछ रहे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ। असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। हमने पूरी रामायण खत्म कर दी, ये पूछ रहा है राम का बाप कौन था। तो ऐसा थोड़ा होता है यार, ये इतने सिंपल सवाल। अब मेरे मेरे जो भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, उनको इतने सिंपल सवाल नहीं जचेंगे। अब उनसे थोड़े बड़े सवाल पूछो, उनसे सीए फाइनल का सवाल पूछो अब। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो इतने सिंपल सवाल पूछ रहा है। टू एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन इज नोन, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाती है। दूसरा, मैनेजमेंट को मदद मिल जाती है प्लान्स बनाने में, बिजनेस प्लान्स बनाने में, और या फिर डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को मदद मिल जाती है। देखो इतने सिंपल सिंपल सारी चीज़ें आपको मैं बता बता के आया हूँ अपने लेक्चर्स में। क्वेश्चन 8 देखते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के होने वाले नुकसान, मतलब अकाउंटिंग से क्या नुकसान होंगे। देखो वही बोल रहा है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट रिकॉर्ड, मतलब वही छोटू को लात मार दी, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि मनी टर्म्स में नहीं है उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, बिल्कुल सही, कि मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है, बिल्कुल इग्नोर करता है मार्केट वैल्यू को, और सिर्फ बुक वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, 9 देखते हैं, नेम एनी वन एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस ए वन क्या, हम आपको 50 बता देंगे जो कि एंटिटी से बाहर के यूज़र है। ये एक्सटर्नल यूजर्स की बात कर रहे हैं जो कि एंटिटी के बाहर है। इसने तो क्रेडिटर बता दिया, ठीक है भाई, क्रेडिटर ही सही। आगे देखते हैं, नेम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हुम द फर्म परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो हम किससे खरीदते हैं, किससे माल खरीदते हैं क्रेडिट पे, उधार पे। सप्लायर, वो सप्लायर होता है, सप्लायर जो हमें माल सप्लाई करेगा उधारी पे, उसको हम सप्लायर बोलते हैं। जिसको हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, या फिर ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। और या तो हम इसको सप्लायर बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम इसको क्रेडिटर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रेड पेबल बोल सकते हैं। तीनों नाम इसी के हैं। 11 देखते हैं, इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिल्कुल हाँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बुक कीपिंग के अंदर ही वो हो जाता है, रिकॉर्डिंग, मतलब उसको हम वो कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन कर देते हैं उसका। तो बिल्कुल ठीक है। 12 देखते हैं,
नेम द एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली कंसर्न विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो फिर वो इतना इतना आसान सवाल। एक्सटर्नल यूजर बताओ जो कि कंसर्न करता हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक क्या 50 बता देंगे हम आपको। इतने सिंपल सवाल पूछते हैं यार, क्या ही बताएं अब इनको। कि अब हम एडवांस हो गए हैं, अब हमें अकाउंट्स आ गई है, तो इसलिए इतने आसान क्वेश्चन मत करो हमसे। थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ। एनसीईआरटी, सीबीएसई, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस दो, तो हमें मज़ा आए अकाउंटिंग पढ़ने में। चलो आगे देखते हैं। अब ये कुछ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। वही घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के वही 2-3 क्वेश्चन, इनको गोल 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 घुमाने हैं बस, और कुछ नहीं करना क्वेश्चंस में। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस भी आपको समझा चुका हूँ पूरा। पूरे वो जो बनाया था ना मैंने, कैसे कैसे क्या क्या होना है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें चलो आप लिख लो थोड़ा सा। आइडेंटिफाई करते हैं हम, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, और फिर रिकॉर्ड करके कम्युनिकेट करते हैं। ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। डिफाइन बुक कीपिंग, वही बात बार 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 घूम घूम के आ रही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। ये तो अब आप आंख बंद करके लिख दोगे मुझे लगता है। गिव वन पॉइंट ऑफ द डिस्टिंग बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमने तो पूरा चार्ट बनाया हुआ है। लेक्चर जाके देखोगे पूरा चार्ट के अंदर अलग अलग। मैंने एक वो किया था, सीए और अकाउंटेंट का दोनों का डिफरेंस किया था। वही तो है ये, वही तो पूछ रहा हूँ। उसमें से एक पॉइंट पूछ रहा है। हम तो 5 लिख देंगे, हमने तो 5 पढ़े हुए हैं, हम क्यों एक लिख के आएंगे, हम 5 लिख के आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई द फॉलोइंग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पूछ रहा है भाई ये पार्टीज इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्ट लेगी हमारे। हम बताते हैं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को भाई पैसा लगाना है, उसको देखना है कि हमारे फ्यूचर ये कंपनी फ्यूचर में पैसा कमाने भी वाली है या नहीं कमाने वाली। शार्क टैंक तो आजकल सारे ही देख रहे होंगे। तो वो देखते नहीं देखते फाइनेंशियल पोजीशन, उनसे पूछते हैं ना तुम्हारी सेल कितनी है, तुम्हारे प्रॉफिट कितने हैं, तुम कितने पिछले 5 सालों से क्या कर रहे हो। ये सब क्या है, ये सब आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही तो देख रहे हो उनकी। ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए। देखो सरकार तो भूखी है, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। तुम कमाओ या मत कमाओ, लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे आपका टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहिए टैक्स के लिए, सीधी सी बात है। स्टेट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है भाई। अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट तो है बैलेंस शीट बनाना, पीएनएल बनाना, मतलब उसको हमारे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना कि हमने आखिर में क्या किया, सारी चीजें को बताना। ठीक है। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द एट्रीब्यूट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। वही बात, फीचर्स क्या क्या अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमारी मतलब वो होती है। हमारे फीचर्स क्या क्या है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन देना, यूजर्स तक अपनी बात पहुंचाना, कम्युनिकेट करना चीज़ों को। और ये सारे पॉइंट्स हमारे फीचर्स में आ जाएंगे कि हम क्या हमारे फीचर्स हैं अकाउंटिंग के। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अरे भाई साहब, मतलब राम कथा पूरी होने वाली है और इसको अभी तक पहला ही सवाल पूछना है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। भाई मतलब ये पूछना इसका ये ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेमोरी टेक्निक याद करो। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो इसमें था रिकॉर्ड, और फिर था आपका पीएनएल बनाने के लिए, यूज़र्स के लिए फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। पूरा आपको मैंने लिखवा रखा है, आपके लेक्चर्स में आप देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो वही घूम फिर के वही बात, एडवांटेजेस अकाउंटिंग के फ़ायदे। अकाउंटिंग के फ़ायदे वाली मेमोरी टेक्निक, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या है। एक्सप्लेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। भाई इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या ही आंसर करें हम इसके यार। ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है।
और ये देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तीनों जगह ऑब्जेक्टिव। और देखो ये केवीएस में आया हुआ है, ये वाला आपका एमएससी चंडीगढ़ में आया हुआ है, और ये वाला आपका केवीएस में आया हुआ है। मतलब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो आपको बस रट्टे मारने हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ रट्टे मार लेना। देखो समझना अपनी जगह है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना अपनी जगह है। तो आपको ज़्यादातर तो कुछ तो रट्टे मारने पड़ेंगे कि भैया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपकी मेमोरी टेक्निक बताई है, उनको दिमाग में घुसा लो, फिट कर लो एकदम, कि आपको सोते जागते वो एकदम हिट हो जाए। देखो डिफाइन अकाउंटिंग, वही घूम फिर के। एनी टू लिमिटेशन, हमें तो 5 पता है, हम तो 5 लिख देंगे। टू लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग के नुकसान, कि भैया हम प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते हैं, हम बुक वैल्यू पे काम करते हैं, हम हमारी कॉस्ट लगती है अकाउंटिंग करने में, ये सारे इसकी लिमिटेशंस हो गई। फिर व्हाट इज अकाउंटिंग, हे भगवान, एक्सप्लेन 4 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, वही सब कुछ घुमा घुमा के चीज़ें पूछे जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर से वही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही होती है जो फाइनेंस में डील करती है, हमारी बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। एक्सप्लेन वन मेन फंक्शन, एक्सप्लेन कर दो इसके वन मेन फंक्शन क्या है, कि हमारे रिजल्ट्स पता करना, फाइनेंशियल पोजीशंस पता लगाना, बैलेंस शीट बनाना, और हमारा यूजर्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये सब इसके फंक्शंस हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। डबल एंट्री आपको भी पता नहीं होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा सा पेंडिंग में रख देना, ये आपको आगे पता चल जाएगा आने वाली क्लासेस में। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंसर्न. In addition, it provides various and other valuable information also. However, accounting has a certain limitation. Explain any 3 of such limitation. देखो वही बात, पूरी कहानी गढ़ दी और पूछ रहा है लिमिटेशन, बस 3, वो भी 3 लिमिटेशन पूछ रहा है। हमें तो 5 पता है, हम 5 बताएंगे। तो वही देखो, अभी अभी आपको मैंने लिमिटेशन बताई, प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है, कॉस्ट कॉस्ट आती है, अकाउंटिंग एफर्ट्स जाते हैं, और बंदे एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे इसके वो है, क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस है, जो कि आप सारे लिख सकते हो। तो चलो इसके साथ आपका ये भी ख़त्म होता है, इसके साथ आपका ये भी ख़त्म होता है, आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब मेरे ख्याल से अब हमें सेकंड चैप्टर चालू कर देना चाहिए। तो अगला आपका सेकंड चैप्टर से आपकी वीडियोस आएगी, और जो सैम्पल पेपर होंगे, यूलाइक के जो सैम्पल पेपर आते हैं, वो मैं सोच रहा हूँ आपको करवाऊँ। अगर आपको आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको चाहिए कि मैं आपको सैम्पल पेपर भी करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको भी जल्दी से कवर कराऊँगा। उसके भी कुछ-कुछ जो क्वेश्चन उठा के चैप्टर 1 से होंगे, वो मैं साथ के साथ कवर कराता जाऊँगा। तो उससे आपका यूलाइक भी पूरा कवर हो जाएगा। तो इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, देखो, कुछ आ ही नहीं सकता इससे बाहर। मैंने आपकी एनसीईआरटी कवर करा दी पूरी 100% कवरेज के साथ। मैंने आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस कवर करा दिए। मैंने आपके यूलाइक बोलोगे, यूलाइक भी अब कवर करा दूँगा, क्योंकि उसमें कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं, तो वो भी आपके कवर करा दूँगा। तो ऐसे कुछ बस आपको क्या करना है, आपको आपका काम पता है कि आपको शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है आपको कैसी लग रही है वीडियो। देखो बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियोज़ को बनाने में, तो आपको थोड़ा-सा एप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा अपनी साइड से, और वीडियोज़ को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना, क्योंकि योर लाइक इज़ माय मोटिवेशन फॉर द वीडियोज़। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके चैप्टर 2 की स्टार्टिंग से होगी, आपका 2 चालू हो जाएगा चैप्टर। तो चलो मिलते हैं, बाय-बाय।